Hello, everybody. Welcome to this bullet revision series for CA Final Direct Taxes and International Taxation. आज हम बुलेट स्पीड में रिवाइज करने वाले हैं कौन सा चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं मिसलीनियस प्रोविजंस। नॉट जस्ट मिसलीनियस प्रोविजंस, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आप पूरे इनकम टैक्स पे कहीं ना कहीं छोड़ के आने आए हो। सबसे पहले कैश लोन्स एंड एडवांसेस, बाद में एसएफटीज, उसके बाद फिर अपने 268 से लेके 69 डी का और फिर जितने भी मिसलेनियस अदर प्रोविजन बच जाएंगे वो हम रिवाइज कर लेंगे। जल्दी से अपनी सीट की बेटियां बांध लीजिए, शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। शुरुआत करते हैं कैश लोन्स एंड एडवांसेस में सेक्शन 269 एसएस के बारे में। कहते हैं कभी भी सर, अगर आप कभी भी लोन ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, एडवांस ले रहे हो, उसका कौन सा मोड होना चाहिए वो 269 एसएस बताता है। कहता है मोड ऑफ टेकिंग, एक्सेप्टिंग लोन्स, डिपॉजिट और एडवांस। कैसे आपको लोन, डिपॉजिट, एडवांस लेना है। कहते हैं कोई भी पर्सन अगर लोन दे रहा है, डिपॉजिट ले रहा है या फिर एडवांस दे रहा है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐरा गैरा एडवांस नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी एडवांस है ना, वो सारा का सारा अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से लोगे। अगर एडवांस 20,000 से ज्यादा का है तो या तो इंक्लूडिंग करंट बैलेंस ले लो या तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ले लो। यानी फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल में 10,000 रुपए कैश में ले चुके हो तो इस साल का, मेरे इस साल में अगर 10,000 कैश दे रहे हो तो 20,000 की लिमिट आपके लिए एग्जॉस्ट हो जाएगी। कहता है यही यही अगर कोई भी ना लोन एडवांस ले रहे हो आप किससे, किसी प्राइमरी, सर कह रहा है ये अगर आप कोई भी लोन एडवांस ले रहे हो किससे, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो ना, अगर आप मेंबर हो इस बैंक के, तो फिर आपके लिए ना लोन लेते टाइम 2,000 20,000 की लिमिट जो है ना सीधे सीधे 2 लाख की लिमिट बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये प्रोविजंस किसके किसके ऊपर नहीं लगेंगे। सर कौन कौन, अगर गवर्नमेंट किसी से लोन ले रही ना, अगर गवर्नमेंट किसी से लोन ले रही ना, उसको कोई ऐसा प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई बैंक लोन ले रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस ले रहा है या फिर कोऑपरेटिव बैंक ले रहा है, सर उसको ऐसा कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। ध्यान देना, एनबीएफसी को एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा है। कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश अंडर एनी सेंटर और स्टेट एक्ट अगर कोई है तो उनको भी इसका कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। या फिर ऐसे पर्सन जिनकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है ना, उनको इस चीज का कंप्लायंस नहीं करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोई भी पेनल्टी अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर देते हो, यानी अगर आपने कोई लोन डिपॉजिट कैश अगर कैश में ले लिया, बेरर चेक से ले लिया, क्रॉस चेक से ले लिया, जितना भी आप कॉन्ट्रावेंशन करोगे ना उसका सर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। किसमें, सेक्शन 271 डी में लगाई जाएगी। कौन पेनल्टी लगाने वाला है आपके ऊपर, लगाने वाला है जॉइंट कमिश्नर लगाने वाला है। इसकी पूरी चर्चा मैंने पेनल्टीज वाले चैप्टर में कर रखी है, आप उसको भी बड़े आराम से रेफर कर सकते हो, बहुत सुंदर तरीके से याद करा रखी सारी पेनल्टीज। एग्जाम्पल सुनना एक, राहुल ने लोन लिया, 13,000 रुपए का लोन लिया कैश में, बेयरर चेक से लोन लिया, 12,000 का डिपॉजिट लिया। सर क्या मैंने 20,000 से ऊपर कैश में ले लिया? यस सर, 20,000 से ऊपर कैश में ले लिया, मेरे ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? पूरी पूरी जितना लोन लिया उतने अमाउंट की पेनल्टी लगा दी जाएगी। राहुल ने 25/4/2023 को 15,000 कैश में लिए प्लस 31/8/2023 को 13,000 में बेयरर चेक से लिए, क्या पेनल्टी लगाई जाएगी? जी हाँ, पूरी 28,000 की पेनल्टी लगा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर कहता है राहुल ने लोन लिया का 25/4/2023 को किससे, 15,000 रुपए का अकाउंट पे ही चेक से। फिर कहता है 31/8/2013 को मैंने 13,000 कैश में लिया, मैंने लोन कितना लिया, 20,000 से ज्यादा ले लिया ना। 20,000 की लिमिट क्रॉस करते टाइम मैंने कैश से लिया है क्या? हाँ सर कैश में ले लिया ना। यस सर, इस केस में 13,000 रुपए जितना भी मैंने कैश में लिया हुआ है ना, उसमें मेरे ऊपर वायलेशन करवा दिया जाएगा। और लास्ट में कहता है कि अगर मैंने पहले कैश में लिया 15,000 रुपए, बाद में अकाउंट पे चेक से ले रहा हूँ, तो जिस टाइम पे लिमिट चेक कर रहे हो 20,000 की, क्या उस टाइम पे कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? उस केस में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, 271 डी एप्लीकेबल नहीं होगा आपके ऊपर। इसी का सेम एक उल्टा सेक्शन बात करता है। पहले कहता है लोन लेते टाइम हमको 20,000 की लिमिट देनी है, अब कहता है लोन रीपेमेंट करते टाइम 20,000 की लिमिट देखनी है। लोन देते टाइम नहीं बाबू देखना, लोन रीपेमेंट करते टाइम आपको लिमिट देखनी है। ठीक है, क्या कहता है, रीपेमेंट ऑफ लोन डिपॉजिट और एडवांस टेकन, एनी पर्सन शैल रीपे लोन डिपॉजिट विथ इंटरेस्ट। कहता है विथ इंटरेस्ट, जब कभी आप पेमेंट करोगे विथ इंटरेस्ट देखोगे, या फिर कोई भी एडवांस का रीपेमेंट कर रहे हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर कोई भी ऐसा इसी से ही करने वाले हो, अगर एग्रीगेट 20,000 से ज्यादा का है तो ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड करना, पिछले साल का बैलेंस को भी इंक्लूड करना 20,000 की लिमिट को निकालने के लिए। कहते हैं ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो किसके किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, बैंक के ऊपर, कोऑपरेटिव पोस्ट ऑफिस के ऊपर। सर कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी नहीं होगा और किसी भी ऐसे के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है जो कि सर कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश अंडर एनी स्टेट और सेंट्रल एक्ट है। सर एनबीएफसी को इसमें से निकाल दिया गया, यानी एनबीएफसी कभी भी अगर रीपेमेंट कर रही है कैश में तो उसके ऊपर प्रोविजन लग जाएंगे, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी, जितना भी कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो ना सर उसका 100% लगा दी जाएगी। किसमें सर, 271 ई में लगा दी जाएगी। ऊपर हमने क्या पढ़ा, 267 एसएस में 271 डी की
पेनल्टी लग जाती है। यहाँ हम टी में पढ़ रहे हैं, ई की पेनल्टी लग जाती है। वहां डी था, यहाँ ई आ जाता है। दोनों केस में 100% है, दोनों केसेस में जॉइंट कमिश्नर ही इम्पोज करता है। तो सेक्शन एसटी क्या बोलता है, सर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सर कोई भी, या तो सर आप एग्रीगेट सिंगल पर्सन से सिंगल डे में कर रहे हो, या तो सर आप सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, या तो फिर किसी सिंगल इवेंट के केस में अगर आप 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव कर रहे हो, या फिर बियरर चेक से रिसीव कर रहे हो, या फिर क्रॉस चेक से रिसीव कर रहे हो, सर इन केसेस में ना आपको कॉन्ट्रावेंशन ठहरा दिया जाएगा। किसमें? 269 एसटी में। यानी 2 लाख से ऊपर आप कैश में नहीं ले सकते सिंगल पर्सन सिंगल डे से, या सिंगल ट्रांजेक्शन के रूप में, या फिर किसी भी एक सिंगल इवेंट के केस में आप नहीं ले सकते हो। सर ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? सर कहता है अगर कोई भी गवर्नमेंट ले रही है, या फिर कोई बैंकिंग कंपनी ले रही है किसी से, या कोई पोस्ट ऑफिस ले रहा है, कोई कोऑपरेटिव बैंक ले रहा है, सर उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगते। फिर कहता है अगर कोई भी कैश विथड्रॉवल करता है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक कैश विथड्रॉवल कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक कैश विथड्रॉवल कर रहा है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस कैश विथड्रॉवल कर रहा है, तो उनके ऊपर भी 2 लाख वाली लिमिट नहीं लगती। प्लस सर कहता है जहां जहां ट्रांजेक्शन अंडर रेफर 269 एसएस है, वहां वहां आपके ऊपर ये लिमिट नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल राहुल है और यहाँ पिंकी है, सर पिंकी है, पिंकी ने ना मेरे को पैसे दिए, कितने? पिंकी ने मेरे को पैसे दिए 3 लाख रुपए कैश में दे दिए। राहुल बोलता है ये लोन है, लोन बोलने के कारण ये 269 एसएस में कवर हो गया, मेरे ऊपर 269 एसएस में पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो क्या ये 3 लाख रुपए वापस 269 एसटी में लगाई जाएगी? सरकार कहती है 269 एसटी में आपके ऊपर वापस नहीं लगाई जाएगी अगर 269 एसएस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा चुकी है तो। डिड यू गेट दिस? अरे हाँ, वी गॉट दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्लैरिफिकेशन कहता है, सर कभी भी अगर आप लोन इंस्टॉलमेंट करते हो, सर एनबीएफसी को पेमेंट कर देते हो, सर क्योंकि छोटे-छोटे जो लोग होते हैं ना, छोटे-छोटे लोग होते हैं ना, छोटे-छोटे से लोग होते हैं ना, वो 25-25 हज़ार रुपए की किश्त बनवाते हैं। 25-25 हज़ार रुपए किश्त बनवाते हैं। सर किश्त क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। सर इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं एनबीएफसी की। साल भर में पेमेंट कितना कर रहे हैं? सर साल भर में 3 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। 3 लाख रुपए कैश में पेमेंट कर रहे हैं उसको। तो इस केस में क्या कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा क्या एनबीएफसी के हाथ में? मुझे बताओ क्या एनबीएफसी के हाथ में कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा? सरकार कहती है कि इंस्टॉलमेंट वाइज आप चेक करना। क्या इंस्टॉलमेंट वाइज, क्या ये इंस्टॉलमेंट वाइज क्या 2 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है? अगर इंस्टॉलमेंट वाइज 2 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो एनबीएफसी के हाथ में कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट वाइज अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा तो फिर कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो जाएगा। यानी आपको लोन वाइज नहीं देखना, आपको इंस्टॉलमेंट वाइज देखना है कभी भी अगर आप एनबीएफसी के लिए 269 एसटी का कंप्लायंस देख रहे होगे तो। और अगर सर नॉन कंप्लायंस होता है तो कौन इंपोज करेगा पेनल्टी? 269 डीए में करने वाला है जॉइंट कमिश्नर। एक बार मेरे साथ वापस रिपीट करो, 269 एसएस में कौन सी पेनल्टी लगने वाली है? 271 डी की। 269 एसटी में कौन सी लगने वाली? 271 ई की। यहाँ से एसएस उठा दो, एसएस में से एस उठा लो, यहाँ से एसटी में से टी उठा लो, एसएस में एस और यहाँ एसटी में से टी, टी एसटी के लिए क्या पेनल्टी लगने वाली है? यहाँ 271 डी से डी उठा लो, यहाँ से 271 ई से ई उठा लो, 271 डी में पेनल्टी लग जाएगी सीधे सीधे 100% की। याद नहीं हुआ तो इस पार्ट को इग्नोर कर देना, बिल्कुल मजाक मजाक मैंने याद कराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा अगर आपने पेनल्टी वाला वीडियो रेफर कर लिया तो। केस 1 क्या कहता है? अगर 6 ट्रांजैक्शन आपने किए सर सिंगल पर्सन से सिंगल डे में 6 कैश में 50,000 के 6 ट्रांजैक्शन कर दिए, क्या पेनल्टी लगेगी? सरकार कहती है यस, सिंगल डे सिंगल पर्सन में कर रहे हो, पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा मैंने क्या किया 5 लाख का ट्रांजैक्शन था, 5 लाख का ट्रांजैक्शन था, मैंने 3 अलग-अलग पार्ट्स में बिलिंग करवा ली। 5 लाख का एक ट्रांजैक्शन था, मैंने 3 अलग-अलग पार्ट्स में बिलिंग करवा दी। कैसे बिलिंग कराई? 1.75 1.75 और 1.5 लाख में बिलिंग करा दी। 3 अलग-अलग दिन में पेमेंट किया, क्या मेरे लिए वायलेशन होगा क्या? यस सर, वायलेशन हुआ था क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही था, आपने बस बिलिंग अलग-अलग तरीके से कराई। फिर मैंने कहा नहीं, इवेंट एक था लेकिन ट्रांजैक्शन अलग थे। मैंने क्या किया सर, हॉल के चार्जेस बुक किए कितने? 1.5 लाख के। मैंने केटरिंग के चार्जेस पे किए 1.75 लाख। सर ट्रांजैक्शन अलग-अलग था, सर दोनों अलग-अलग डे पे बिलिंग हुई, दोनों अलग-अलग डे पे पेमेंट हुआ, लेकिन इवेंट एक ही था ना, इसलिए इसमें कॉन्ट्रावेंशन मान लिया जाएगा और पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। एक छोटा सेक्शन 269 एसयू क्या कहते हैं? अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो ना, प्रीवियस ईयर से पिछले साल में आपका टर्नओवर ना सर ग्रेटर देन 50 करोड़ का है, तो सर आपको आरटीजीएस, उसके अलावा भी आरटीजीएस के अलावा एनईएफटी के अलावा सर आईएमपीएस के अलावा आपको कुछ और मेथड ऑफ पेमेंट लेने पड़ जाएंगे। सर कौन सा? सर भीम यूपीआई आपको रखना पड़ेगा, आपको डेबिट कार्ड रखना पड़ेगा सर, उसके अलावा आपको क्यूआर कोड भी रखना पड़ेगा। सर ये आपको एडिशनल मोड ऑफ पेमेंट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। सर इसके अलावा कहते हैं अगर आप नहीं कंप्लाई करते प्रोविजन से तो 500 रुपए पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी इस केस में। फिर पार्ट 2 क्या बात करता है? एसएफटीज के बारे में। एसएफटीज का मतलब क्या होता है? सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सर आपकी चुगली कर रहे हैं लोग, सर एसएफटीज में लोग आपकी चुगली कर रहे हैं। सर एसएफटीज में क्या चुगली कर रहे हैं? अगर आपसे किसी ने भी ना 10 लाख से ज्यादा अगर पैसे लिए हैं बॉन्ड देने के लिए, मैं गया सर बॉन्ड खरीदने के लिए, डिबेंचर खरीदने के लिए, और मैंने 10 लाख से ज्यादा बॉन्ड खरीदे साल भर में, तो जिससे बॉन्ड खरीदे ना वो मेरी चुगली करेगा सरकार से। मैं म्यूचुअल फंड खरीदने गया, शेयर्स खरीदने गया किसी कंपनी के पास, सर जिससे खरीदूंगा ना सर वो कंपनी चुगली करेगी इनकम टैक्स को। सर मैंने क्या किया? सर म्यूचुअल फंड खरीदे 10 लाख से ज्यादा के, जिस म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदे ना वो चुगली करेगा इनकम टैक्स से। मैंने सर फॉरेन करेंसी खरीदी 10 लाख से ज्यादा, जिस ऑथराइज डीलर से खरीदा ना सर वो ऑथराइज डीलर इनकम टैक्स से चुगली करेगा।
सर मैंने क्या किया सर, मैंने बायबैक में पार्टिसिपेट किया 10 लाख से ज़्यादा के शेयर्स का। सर उस केस में जिस कंपनी ने बायबैक किया वो कंपनी चुगली करेगी। मैंने अगर सर प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, सर अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, सर अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी सर एसडीवी सर ग्रेटर देन 10 लाख, एसडीवी ग्रेटर देन 30 लाख रुपीज़ की है। सर उस केस में कौन चुगली करेगा? सर कहता है या तो परचेज प्राइस 30 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए या एसडीवी, सर जो भी कोई भी एक चीज अगर 30 लाख से ज्यादा की होगी ना, सर जो रजिस्ट्रार है मेरे अगेंस्ट में चुगली कर देगा। फिर कहता है कि अगर मैंने ना सर 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव कर लिया ना, मैंने अगर 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव कर लिया तो सेलर जिसने भी ऑडिट में लायबल है सर वो मेरे लिए चुगली कर देगा। फिर उसके अलावा कहता है अगर मैं एक बैंक हूँ अगर मैं एक बैंक हूँ ना, तो मेरे पास जो भी 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा है साल भर में मैं उसकी चुगली करूंगा इनकम टैक्स को। उसके अलावा अगर मैं मेरे पास कोई सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट हो रहा है ना साल भर में किसी का भी, तो मैं उसकी चुगली करूंगा। उसके अलावा सर अगर मेरे पास कोई एफडी करवाने आ रहा है ना 10 लाख से ज्यादा की, तो फिर मैं उसकी चुगली करूंगा। लेकिन अगर सर कोई पुरानी एफडी का रिन्यूअल करवा के नई एफडी करवा रहा है तो उसकी चुगली नहीं करने वाला मैं। फिर कहता है अगर मेरे पास कोई ना टाइम इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने आए, जैसे कोई डिमांड ड्राफ्ट, कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंकर चेक्स, ये सब खरीदने आए साल भर में 10 लाख से ज्यादा का, तो उसकी भी चुगली कर दूंगा मैं। फिर कहता है अगर मेरे पास का ना कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आ रहा है 1 लाख से ज्यादा कैश में, 1 लाख से ज़्यादा कैश में, तो मैं उसकी चुगली कर दूँगा। या अगर टोटल बिल 10 लाख से ज़्यादा है, भले बैंक से ही क्यों ना हो, उस केस में भी मैं बैंक होके उसकी चुगली कर दूँगा। फिर कहता है अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, वो आपकी चुगली करने वाला है। जो डिपॉजिटरी है, जो सर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है या फिर जो रजिस्ट्रार है, वो सब आपकी चुगली करने वाले हैं। लास्ट में कहता है जब भी डिविडेंड अगर आपको कोई पे कर रहा है, तो जो कंपनी पे कर रही है, वो चुगली करेगी। और लास्ट में कहता है इंटरेस्ट अगर आपको कोई मिल रहा है, तो जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है या पोस्ट ऑफिस दे रहा है या एनबीएफसी दे रहा है या फिर कोई भी अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है ना कोऑपरेटिव बैंक, वो सब आपकी चुगली करेंगे। सर चुगली करके कहाँ जाएँगे? चुगली करके कहाँ जाएँगे? सरकार बोलती है चुगली करके आपको सरकार को बताना है। कब तक बताना है सर? 31st मई ऑफ द फॉलोइंग ईयर में बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते ना सर, अगर आप नहीं बताते 271 एफए में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कैसी लगाई जाएगी सर? कहते हैं ₹500 पर डे अप टू द डेट ऑफ द नोटिस। फॉर एग्जांपल सर 31st मई तक मेरे को रिपोर्ट कर देना चाहिए था। मेरे पास नोटिस आ गया 31 जुलाई को नोटिस आ गया कि 5 अगस्त तक एसएफटी का स्टेटमेंट फर्निश करो। मैंने 5 अगस्त तक अगर फर्निश नहीं किया ना, तो मेरे ऊपर ₹500 पर डे के हिसाब से 5 अगस्त तक की लेट फीस लगाई जाएगी और 6 अगस्त से क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर लेट फीस लग जाएगी ₹1000 पर डे के हिसाब से। ओके जी। और सर अगर मैंने एसएफटी में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, सरकार कह रही है ₹5000 मेरे को देने पड़ जाएँगे। सर ये स्टेटमेंट होता क्या है सर? क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होता है टीडीएस और टीसीएस की इन्फॉर्मेशन को। इससे ज़्यादा कुछ भी टीसी एसएफटीज़ में रेलेवेंट नहीं है। तीसरा पार्ट क्या बात करता है सर? अदर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है सर। अदर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हुआ क्या सर? मेरे अकाउंट में सीधे-सीधे आ रहा था कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। मेरे अकाउंट में आ रहा था सीधे-सीधे कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। कितना? 5 करोड़ रुपए। सरकार पूछती है कहाँ से आया 5 करोड़? सरकार पूछती है कहाँ से आया 5 करोड़? मैंने बोला पता नहीं। पता नहीं। सरकार बोलती ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? हम रोहित के पास जाएँगे। रोहित से पूछा सरकार ने कि अरे वो रोहित कहाँ से पैसे दिए तुमने उसको? क्यों पैसे दिए? रोहित बोलता है मैंने तो पैसे दिए ही नहीं। रोहित बोलता है मैंने तो पैसे दिए नहीं। सरकार कहती है क्योंकि ये कैश क्रेडिट है ना, आपकी बुक्स में ऐसा पैसा आ गया, ऐसी बुक्स में पैसे आए हैं जिसका या तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो या दे रहे हो लेकिन सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो ना, हम उस कैश क्रेडिट को आपकी इनकम मान लेंगे। और सर अगर आपने किसी को लोन बताया, मान लो अगर आपने कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित कर दिया और रोहित के नाम पे आपने बोला कि नहीं मैंने रोहित से लोन ले रखा है, और अगर रोहित से पूछने गए हम कि रोहित तुमने कोई लोन दिया और रोहित ने मना कर दिया ना, उस केस में आप कुछ भी बोल लो आपके अकाउंट में वो कैश क्रेडिट की इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। लेकिन ध्यान देना ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट है तो उनके हाथ में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 69 क्या बात करते हैं? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। सर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मिल गई। सरकार इनकम टैक्स वाले मेरे यहाँ सर्च करने आए, उनको मेरी अलमारी में मेरे पास ना एक अलीबाग का बंगला है, उसके कागज मिल गए। सरकार बोलती है कि यार ये कागज तुमने कहाँ से खरीदा? ये तुमने कहाँ से खरीदा? मैंने कहा कि जम धरती माता ने मेरे को गिफ्ट किया है। मैंने कहा धरती माता ने मेरे को गिफ्ट किया। सरकार बोलती है चुप हो जाओ, इसको हम भाई इनकम मान लेंगे। कहते हैं अगर किसी प्रीवियस ईयर ने एसएससी ने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है और उसके बारे में एसएससी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, सर उस केस में ना उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। फिर कहता है अनएक्सप्लेन्ड मनी। सर सरकार मेरे यहाँ सर्च करने आई, मेरे घर में 10 किलो सोना मिल गया। मेरे घर की दीवार तोड़ी, उसमें 500 करोड़ का कैश मिल गया। सर उस केस में सरकार क्या करेगी? सरकार कहती है अगर कोई भी ऐसी मनी, ज्वेलरी, बुलियन मिलता है ना, जो सर मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है या मैंने कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या एक्सप्लेनेशन दिया सैटिस्फैक्टरी नहीं था, वो सारी की सारी मनी और ज्वेलरी मेरी इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। लास्ट में कहता है मैंने दिमाग लगाया। सर क्या दिमाग लगाया? सर मेरे पास का जो अलीबाग का बंगला था ना, अलीबाग का बंगला सर 10 करोड़ का मैंने खरीदा था। मैंने बुक्स में ना 1 करोड़ रुपए का दिखाया।
मैंने बुक्स में 1 करोड़ का दिखाया कि यार बुक्स में कम वैल्यू का दिखाता हूँ ताकि कम वैल्यू का बैंक में पैसा देना पड़ जाएगा, मैंने 1 करोड़ का दिखाया। सरकार कहती है अगर एओ को मिलता है कि जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है ना वो ग्रेटर देन बुक्स में रिकॉर्डेड वैल्यू से है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू 10 करोड़ की ग्रेटर है आपकी बुक्स की वैल्यू से, सर जितना भी डिफरेंस है ना, डिफरेंस को आपकी इनकम मान लेंगे, किसमें? सेक्शन 69 बी में इनकम मान लेंगे। फिर कहता है अगर आपने कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर कर लिया, फॉर एग्जांपल सर मेरी शादी थी सर, शादी में मैंने 10 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया सर, कहाँ से खर्चा किया? सरकार पूछती है बताओ कहाँ से खर्चा किया? सरकार पूछती है बताओ कहाँ से खर्चा किया? अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, नहीं खर्चे का सोर्स कहाँ से था? इस खर्चे के लिए पैसे मैं कहाँ से लाया? सरकार को नहीं बता पाया ना, तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है ना, ये भी मेरे लिए इनकम मान ली जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ी चालाकी की। मैंने कुछ खर्चा ना बिज़नेस के पी&ल में डाल दिया। मैंने कुछ खर्चा बिज़नेस के पी&ल में डाल दिया। सरकार कहती है वो तो डिसअलाउ होगा ही होगा, आपकी इनकम अलग से ट्रीट की जाएगी, ऐसा आपको ध्यान देके चलना है। फिर कहता है एनी अमाउंट रीपेड बोरोड ऑन हुंडी। सर हुंडी क्या होता है सर? कोई प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपने सर हुंडी में कोई पैसे बोरो कर रखे हैं, अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अगर इसके अलावा अगर आपने हुंडी में बोरो कर रखे हैं तो कॉन्ट्रावेंशन मान जाएगा। और सर अगर आपने रीपे कर रखे तो भी कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। लेकिन सर अगर सर बोरो कर रखे हैं सर, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस मैंने बोरो कर लिए हुंडी पे सर कैश में, सर मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी सर 69 डी वाली। 69 डी में मैं वायलेशन मान लूंगा। सर इसी 20 लाख को मैंने रीपे भी कर दिया तो क्या रीपेमेंट में वापस पेनल्टी लग जाएगी क्या? सरकार कहती है अगर बोरो करते टाइम आपकी पेनल्टी लग गई तो सेम अमाउंट पे रीपेमेंट के टाइम पे पेनल्टी नहीं लगने वाली। सर जितना भी मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया 68 से कैश क्रेडिट से लेके 69 डी हुंडी का जो भी मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया उस पे क्या पेनल्टी लगाई जाएगी? सरकार कहती है टैक्स तो भरना ही पड़ेगा आपको, जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेटेड है इस टैक्स के ऊपर ना आपको पेनल्टी लग जाएगी। टैक्स कितना बन रहा है सुनना, टैक्स कितना बन रहा है सुनना। सर टैक्स कहता है 60% टैक्स भरोगे आप। जितनी भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स है ना सारी की सारी उस पे 60% टैक्स भरोगे, प्लस इस पे 25% सरचार्ज भरोगे, प्लस 4% एजुकेशन सेस भरोगे, यानी कितना हो गया 78% का टैक्स भरने वाले हो। प्लस सर 271 डबल एसी में 271 डबल एसी में आपको इसी के ऊपर ना 10% पेनल्टी और भरनी पड़ेगी। और सर अगर यही चीज कवर हो जाती है ना 270 ए में मिस रिपोर्टिंग में, तो फिर तो 50% और 100% टैक्स भरना पड़ जाता है, 50% और 200% भरना पड़ जाता है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। सर मिसलेनियस एंड अदर प्रोविजंस क्या बोलता है? सर कुछ ट्रांसफर्स को ना बिल्कुल बिल्कुल अलग ही पॉइंट्स हैं, बिल्कुल पूरे इनकम टैक्स से अलग पॉइंट्स। क्या कहता है सर? कुछ ट्रांसफर्स को ना हम वॉइड ट्रांसफर मानेंगे, यानी आपने घर बेच दिया लेकिन हम उसको बेचा हुआ नहीं मानेंगे, हम मानेंगे अभी आपके पास ही है। कुछ कुछ केसेस में सर जब भी आप ऐसा ट्रांसफर करते हो किसी एसेट का ताकि आप ना डिफ्रॉड कर सको सर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को, यानी आपने बेचा ही इसलिए ताकि आप ना सर रेवेन्यू को डिफ्रॉड कर सको। यानी फॉर एग्जांपल मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू हो गई, मुझे लग रहा है कि सरकार आके मेरा बंगला बेच जाएगी, मैंने क्या कि एक जने को घर बेच दिया अपना, मैंने एक दोस्त को बंगला गिफ्ट कर दिया, बंगला दे दिया। सरकार कहती है कि ये ट्रांसफर नॉन वॉइड माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा ट्रांसफर किया ही नहीं, बंगला आपके पास ही है। लेकिन सरकार कहती है कुछ केसेस में ना हम ट्रांसफर को वॉइड नहीं मानेंगे। कुछ केसेस में हम ट्रांसफर को वॉइड नहीं मानेंगे। कब? जब आपके कहते हैं जब आपके ऊपर टैक्स पेबल कुल 5,000 तक का है। अगर टैक्स पेबल कुल 5,000 तक का है तो फिर ट्रांसफर में क्या दिक्कत है? कर लो ना। फिर कहता है जो आप घर बेच रहे हो ना कुल 10,000 तक का ही है। जो भी एसेट बेच रहे हो 10,000 तक का ही। भाई छोटा-सा तो एसेट है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर सर अगर आप घर बेच रहे हो सर एडिक्वेट कंसिडरेशन लेके बेच रहे हो। 10 करोड़ का घर है तुम 12 करोड़ में बेच पा रहे हो तो ठीक है बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। हम तुमसे कैश ले लेंगे। फिर उसके अलावा कहता है कि अगर आप घर बेच रहे हो प्रायर अप्रूवल के साथ तो भी वॉइड नहीं मानेंगे। और फिर कहता है अगर आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है तो स्टॉक इन ट्रेड तो बड़े आराम से बेच सकते हो ना, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाया जाता है। कहता है प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 281 बी कहता है कभी भी अगर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हर्ट होता है ना, अगर कभी भी लगता है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हर्ट हो रहा है तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोविजनली अटैच कर देंगे। सर प्रोविजनली अटैच मतलब क्या होता है? उसको ऐसे जब्त करेंगे कि आप उसको बेच नहीं सकते। आप यूज कर सकते हो लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। एज अ प्रोविजनल अटैचमेंट आपके ऊपर किया जा सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स During the course of the proceedings of an assessment of income or reassessment of escaped income, AO can attach any property by order in writing if such attachment is necessary to prevent the interest of the revenue. ध्यान देना सर पेनल्टी 2 करोड़ के ऊपर भी लगाई जा सकती है। कहते हैं जब भी अगर अटैचमेंट करना चाहें तो प्रायर अप्रूवल ऑफ सीआईटी या उसके ऊपर लेवल का आपको लेके आना पड़ेगा एओ को। तो कहते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट ना 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर से जिस दिन ऑर्डर पास होने उसके 6 मंथ्स तक ही प्रोविजनल अटैचमेंट वैलिड रहने वाला है। सर अगर चाहे तो उसको एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सीआईटी का अप्रूवल लगेगा। प्लस सर रीजन भी बताने पड़ेंगे आपको कि सर किस लिए प्रोविजनली अटैच करना चाहते हो। प्लस सर मैक्सिमम कितना कर सकते हो? सर या तो 2 साल के लिए कर सकते हो या फिर सर 60 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट। जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाए उस असेसमेंट के 60 डेज के अंदर या 2 साल के अंदर सर व्हिचएवर इज लेटर, जो भी लेटर डेट है उस डेट तक ही प्रोविजनली अटैच कर सकते हो।
सर अगर आप चाहो उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैचमेंट वेकेट करवाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो सर, आप बैंक गारंटी फर्निश कर दो। सरकार कहती है अगर तुम बैंक गारंटी फर्निश कर दे रहे हो तो हम प्रोविजनल अटैचमेंट को ना वेकेट करवा देंगे, कोई उसमें हम नहीं मानेंगे। लेकिन सर बैंक गारंटी ना अगर सरकार चाहे, अगर एओ चाहे तो इन्वोक कर सकता है। जो भी बैंक गारंटी आपने फर्निश की ना उसके अगेंस्ट में आपके बैंक से पैसे माँग सकता है। किन-किन केसेस में पैसे माँगेगा? सर अगर आपको डिमांड पेएबल था और आपने पे नहीं किया, आपके ऊपर डिमांड पेएबल हो गई सर, आपने पे नहीं की, तो सर सरकार एओ एओ क्या करेगा, बैंक गारंटी आपकी इन्वोक कर लेगा और आपके बैंक से पैसे ले लेगा। सेकंड थिंग, अगर सर बैंक गारंटी एक्सपायर होने वाली है और 15 दिन कुल बचे हुए हैं सर बैंक गारंटी के एक्सपायर होने के, सरकार बोलेगी कि इसको बेचो, बैंक गारंटी से पैसे ले लो। सर बात करता है 282 सर्विस ऑफ नोटिस। सर सर्विस ऑफ नोटिस कैसे की जाती है? सर्विस ऑफ नोटिस कैसे की जाती है? डिलीवरी करनी पड़ती है। डिलीवरी करनी पड़ेगी आपको नोटिस किसको? जिस पर्सन को नोटिस देना चाह रहे हो। कैसे डिलीवरी करोगे? या तो पोस्ट से कर लो, कुरियर से कर लो, या फिर कहते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दो, या फिर कहता है जो भी ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रिस्क्राइब कर रखा है मेथड, उस मेथड से कर लो, या फिर जो भी मेथड सीबीडीटी में प्रिस्क्राइब कर रखा है उस मेथड से आप डिलीवरी कर दो। कहता है नोटिस किसको सर्व करनी है? अगर मेरे नाम की नोटिस है तो किसको सर्व की जाएगी? मेरे को ही की जाएगी ना। कहता है इंडिविजुअल हिमसेल्फ करोगे। लेकिन अगर मैं जिंदा नहीं हूं तो मेरे बाद किसको की जाएगी? मेरे लीगल हायर को की जाएगी। अगर एचयूएफ जिंदा है तो एचयूएफ के मैनेजिंग पर्सन को या फिर एडल्ट पर्सन को कर दोगे। अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है तो किसी पार्टनर कर दो, लेकिन अगर कोई फर्म डिसॉल्व्ड है ना, तो जो भी पार्टनर डिसोल्यूशन से पहले पार्टनर था उसको दे दो आप। फिर कहता है अगर कोई भी कंपनी या लोकल अथॉरिटी है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को दे दो, या फिर कोई भी अदर पर्सन है तो उसके पर्सन इंचार्ज को दे दो। सर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सर मेरे पास नोटिस आ गया इनकम टैक्स का, मेरे पास नोटिस आ गया इनकम टैक्स का। अब क्या मैं अकेला खुद जाऊँगा हाई कोर्ट में लड़ने के लिए, आईटीआईटी में, सीआईटी में लड़ने के लिए? सरकार कहती है नहीं बाबू, परेशान क्यों होते हो? तुम किसी को भी ना अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो और चाहो तो वो तुमको रिप्रेजेंट करेगा आईटी अथॉरिटी के पास। सर उस केस में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन-कौन बन सकता है? कहता है मैं अपने किसी एम्प्लॉयी को बना सकता हूँ। मैं किसी भी अपने लीगल प्रैक्टिशनर को बना सकता हूँ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म को बना सकता हूँ अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। या फिर सर जिस बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है ना, सर उस बैंक के ना किसी भी सर बैंक ऑफिशियल को भी बना सकता हूँ। या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को बना सकता हूँ जिसने ना सर कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन पास कर रखी है जो सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करता है, या एनी अदर पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब को मैं बना सकता हूँ। सर फिर बात करता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में। सर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है? सर आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पे एक स्टेटमेंट आता है, उसमें क्या होती है, 5 चीजें होती हैं। सर जितना भी टीडीएस आपका कटा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, जितने भी आपकी एसएफटीज में चुगली की गई है वो सारी आपके बारे में होंगी। सर जितना भी पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपने किया साल भर में, सर भले पुराने टैक्सेस हो, नए टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो, सब आपको यहाँ दिया जाएगा। जितना भी आपको डिमांड या फिर रिफंड है सर वो यहाँ पे मिलेगा। जितनी भी आपके अगेंस्ट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो मिल जाएंगी, और जितनी भी आपकी कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स है उनकी इन्फॉर्मेशन ये सब मिलने वाली है। जितनी भी आईटी अथॉरिटी है ना वो अपलोड इन्फॉर्मेशन करेंगे उनके ई फाइलिंग अकाउंट में, उसको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बोला जाता है। सर उसके अलावा लास्ट में कहता है 285 बी, कहता है अगर कोई पर्सन ना सर फिल्म प्रोडक्शन का काम कर रहा है, फिल्म प्रोडक्शन या फिर सर इवेंट मैनेजमेंट प्लस सर एंसिलरी सर्विसेज कोई भी कर रहा है, सर इस पर्सन को ना साल खत्म होने के बाद, सर प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 60 डेज के अंदर सर एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। सर फॉर्म कौन सा? फॉर्म 52A सबमिट करना पड़ेगा। 52A में क्या सबमिट करेगा? सर कहते हैं जितना भी पेमेंट्स किए गए 50,000 के ऊपर वाले। अरे भाई 50,000 के ऊपर जितने पेमेंट किए गए ना, एवरी पेमेंट जितने पेमेंट्स है वो सब डिस्क्लोज करने वाला है। सर भले कैश में हो या बैंक में हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। लास्ट में कहता है कि आपको ना सर डीजीआईटी और पीडीजीआईटी सिस्टम्स को ही रिपोर्ट करोगे। सर ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया? विद दैट ना हमने बड़े आराम से सारे के सारे मिसलेनियस प्रोविजंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम चैनल पे आके पूछो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी दैट टू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय स्टडी एंड स्माइल चेहरे बनाए रखो, क्योंकि उसी के कारण मजा आता है पढ़ाई करने में। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले